एपिसोड 14। विहान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस थोड़े ही समय में दरवाजे उसे अंदर बंद कर देते। पहला चरण सीखना, उससे पहले कि कुछ और हो, वह भूख से मर जाता। पहली किरण जैसे ही पहाड़ पर पड़ी, विहान के पीछे के पत्थर के दरवाजे बिना किसी चेतावनी के अपने आप बंद हो गए। विहान वापस गया, यह देखने कि क्या दरवाजे फिर से खोले जा सकते हैं, लेकिन कोई असर न हुआ। पत्थर की तख्ती सच बोल रही थी। दरवाजों को पार करने का एकमात्र तरीका था कि 5 साल बाद पूर्णिमा का इंतजार किया जाए। विहान थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसे एक विशेष बॉक्स मिल गया था। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वह सारी बात समझ लेगा। विहान, तुम ठीक हो? एक परिचित आवाज उसके पीछे से आई। विहान मुड़ा और देखा कि बाबा अर्जुन उसके सामने खड़े थे, जैसे कि उन्होंने पिछली रात उसे मारने की कोशिश ही न की हो। धत तेरे की बाबा, आपने मुझे पहाड़ से गिराया। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? विहान की हड्डियां अभी भी गिरने के कारण दर्द कर रही थीं। पता नहीं, पर तुम तो जिंदा लगते हो। विहान को ठीक ठाक देखकर बाबा अर्जुन थोड़े सहज हो गए, क्योंकि वह गंभीर चोटें देखने के लिए तैयार थे। वह शांत लग रहे थे, पर यदि कहते कि उन्हें चिंता नहीं हुई तो झूठ होता। चाहे विहान को दवाओं से कितना भी सशक्त बना लिया गया हो, बाबा अर्जुन के पास कोई गारंटी नहीं थी, खासकर पहाड़ से गिरने की स्थिति में। बाबा, आधा सफर हो चुका है, विहान ने कहा, यह सोचते हुए कि क्या उसे अपनी खोज बाबा अर्जुन को बतानी चाहिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि बाबा अर्जुन का विशाल ज्ञान उसे नुकसान से ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। बाबा अर्जुन, मैं कल इस गुफा में गया था, विहान ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ, बाबा अर्जुन पहले से ही जानते थे। विहान अपने हाथ में एक संदूक पकड़े हुए था। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि विहान ने उन्हें सब कुछ बताया, क्योंकि इसका मतलब था कि उन पर विश्वास किया जा रहा है। आखिरकार बाबा अर्जुन ने विहान को बेकार में नहीं पाला था, उन्होंने मन में सोचा। और फिर विहान को यह समझ नहीं आया कि बाबा अर्जुन क्या सोच रहे हैं, इसीलिए उसने सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए संदूक सौंप दिया। और यह रहा वह संदूक। इसे रखो, बाबा अर्जुन ने संदूक पर नजर डालते हुए सुस्त स्वर में कहा। क्या आप इसे खोलने वाले नहीं? विहान ने पूछा, हैरानी से। बाबा अर्जुन किसी ऐसे जादुई वस्तु में रुचि नहीं दिखा रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। बाबा अर्जुन ने सिर हिलाया। विहान के मन में कई सवाल थे, लेकिन बाबा अर्जुन के चेहरे से साफ था कि उनका मानना था। इतना सवाल मत पूछो, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा ही करो। यह कठिन था, पर दोनों मिलकर घर तक चढ़ ही आए। बाबा अर्जुन अपने बिस्तर में गिर पड़े और सोने चले गए, जिससे विहान संदूक के साथ अकेले रह गया, क्योंकि बाबा अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया। विहान को अकेले ही यह सीखना पड़ा कि सारी बात का मर्म क्या था। उसने संदूक को एक पुराने मेज पर रखा और निरीक्षण करने लगा। यह संदूक एक प्राचीन काल का था, जैसा कि रॉयल्टी अपने एलिक्सर्स और बाइबलें रखते थे। संदूक ताला रहित था, इसीलिए विहान ने इसे बड़ी आसानी से खोल लिया। उस समय वह तेजी से सांस ले रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से खुली हुई थीं। संदूक के अंदर एक रेशमी पांडुलिपि थी। उसने पांडुलिपि को संदूक से बाहर निकाला और नीचे एक छोटा सा जेड का टुकड़ा देखा। विहान ने उसे उठाया और रोशनी की ओर लाया। यह उच्च गुणवत्ता का जेड था, जिस पर एक रहस्यमय पैटर्न उकेरा हुआ था। यह प्राचीन ग्रंथ नहीं था, इसीलिए विहान को इसका मतलब समझ में नहीं आया। हालांकि उसे पता था कि पांडुलिपि पर लिखावट उस जेड पर उकेरी गई लिखावट से अलग थी। वह हैरान रह गया। पत्थर की तख्तियां और पांडुलिपि में एक ही लिखावट थी, केवल जेड इस नियम से मुक्त था। बाद में विहान उस जेड को बाबा अर्जुन के पास लेकर गया और इसके उद्देश्य के बारे में पूछा। अप्रत्याशित रूप से बाबा अर्जुन को भी इसका ज्ञान नहीं था। वे बस उसे घूरते रहे, खुद भी उतने ही चकित। विहान ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जेड पांडुलिपि से संबंधित होना चाहिए और संभवतः उस कला में महारत हासिल करने के प्रशिक्षण से भी जुड़ा है। उसने तय किया कि वह इसे हमेशा अपने पास रखेगा।
जब विहान ने पांडुलिपि को खोला तो वह थोड़ा निराश हुआ। यह पतली थी और स्कार्फ के आकार की थी। हालांकि विहान का वुक्सिया उपन्यासों के साथ अनुभव उसे बताता था कि बात पांडुलिपि के शब्दों की गिनती की नहीं थी। कई उच्च स्तर की तकनीकों को लिखने के लिए केवल एक मानव त्वचा का टुकड़ा भी काफी था। इसी सोच के साथ विहान ने पढ़ना शुरू कर दिया। 4 शब्द आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी ने विहान की नजर तुरंत पकड़ ली। यह वही प्राचीन ग्रंथ था जैसा कि गुफा की पत्थर की तख्तियों पर लिखा था। शीर्षक के नीचे एक पंक्ति में छोटे अक्षरों में लिखा था, पहला चरण, सिल्क वर्म इन द स्काई। मुख्य पाठ इसके बाद आया। मृत्य मनुष्य चींटियों से कुछ अलग नहीं थे। किस माध्यम से कोई अपनी नियति बदल सकता है? पकड़ते हुए विहान ने जल्दी से पाठ पढ़ा। पहला चरण प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण में विभाजित था, पर पांडुलिपि में आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी का केवल पहला चरण ही लिखा था। बिल्कुल, विहान समझ गया था कि इस कला में केवल एक ही चरण नहीं है। यदि कहा गया है कि पहला चरण है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरा और तीसरा चरण भी होंगे। कहाँ बाकी पांडुलिपियां थीं, यह विहान को झात नहीं था। वे दूसरे दरवाजों के पीछे हो सकती थीं या कहीं और। किसी भी स्थिति में विहान को पहले चरण को पूरा करना था, इससे पहले कि वह किसी अन्य बात पर ध्यान दे। आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी का परिचय जटिल और समझने में कठिन था, पर वास्तविक प्रशिक्षण की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट और विस्तृत थी। इसमें मानव के एक्यूपंक्चर बिंदुओं के चित्र भी शामिल थे, जिन्हें संदर्भ के लिए देखा जा सकता था। कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वह बचपन से ही कुंगफू का अभ्यास कर रहा था। बिना किसी द्वंद्व के विहान ने पहले चरण के निर्देशों का पालन किया। वह जवान था और उसके लिए बाबा अर्जुन को हराने के सिवा कोई और विचार करना संभव नहीं था। वास्तव में एक जोखिम भी था। जिस चीज के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था, वह शायद पहले से बाबा अर्जुन द्वारा सिखाई गई चीजों के साथ असंगत हो सकती थी, और ऐसी असंगतताएं बहुत गंभीर मामलों में से एक थीं। सालों बाद भी जब विहान पीछे मुड़कर देखता, तो मुख्य कारण जिसकी वजह से वह आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी सीखने में रुचि रखता था, वह था। इसका नाम कितना प्रभावशाली लग रहा था। ऐसा कुंगफू जो एक ड्रैगन को भी नीचे गिरा सकता हो। ऐसा कौशल सीखना कौन नहीं चाहेगा? काफी समय बाद ही विहान को एहसास हुआ, यह मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं थी। एपिसोड 15। बाबा अर्जुन ने विहान के आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी प्रशिक्षण के बारे में जानने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। असल में बाबा अर्जुन विहान को बिना हस्तक्षेप किए अपनी मर्जी से काम करने दे रहे थे। आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी ने विहान में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं लाया, सिवाय उस मजबूत शारीरिक बनावट के जो प्रशिक्षण ने दी थी। आखिरकार वह अभी भी बाबा अर्जुन के स्तर से कहीं दूर था। बाबा अर्जुन एक वीडियो गेम के बॉस की तरह थे। जब भी विहान अपने आप को मजबूत बनाता, तब बाबा अर्जुन भी अपनी शक्ति बढ़ा लेते, और जब विहान कमजोर पड़ता, तब वह भी अपने आप को कमजोर कर लेते। यह वास्तव में चिंता का विषय था। यदि विहान को प्रशिक्षण शुरू करने के बाद कोई एक बदलाव बताना पड़ता, तो वह होता उसकी बढ़ी हुई फुर्ती। उसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता पहले से अधिक संवेदनशील हो गई थी। दिनों और वर्षों का सफर बीत गया, और विहान ने इस कला के पहले चरण को मूल रूप से समझ लिया। अधिक समय न लगा कि 5 साल बीत गए, और विहान ने पूर्णिमा की रात में पत्थर के दरवाजों में एक बार फिर प्रवेश किया। दुर्भाग्य से वह दूसरी बार के दरवाजे खोलने में असफल रहा। यह विहान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पहले चरण के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद भी उसने ज्यादा प्रगति नहीं की थी। उसने बाबा अर्जुन को जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, पर बाबा अर्जुन बस मुस्कुरा देते रहे, और ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी मदद नहीं कर सके। फिर से 5 साल बीतने वाले थे, और विहान घबराने लगा। वह इतने वर्षों से मध्य चरण में अटका हुआ था। वह इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता था। तब उसे समझ में आ गया कि आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी कोई मार्शल आर्ट्स नहीं था, बल्कि साधना के समान कुछ था। यह एक चौंकाने वाला एहसास था, पर वास्तविकता यही थी। पहली पूर्णिमा पर बाबा अर्जुन के संदिग्ध व्यवहार को याद करते हुए विहान ने सोचा कि शायद बाबा अर्जुन ने ही इस पूरे आयोजन की योजना बनाई थी।
उसे एक जाल में फंसाकर माउंट स्टार वेस्ट से बाहर धक्का देने के लिए। या फिर बाबा अर्जुन ने केवल पूर्णिमा पर उसे परीक्षा के लिए पहाड़ पर बुलाया। यह इतना संयोगपूर्ण कैसे हो सकता था? यह तर्क संगत नहीं था। और यदि बाबा अर्जुन वास्तव में विहान की परीक्षा लेना चाहते थे, तो पहाड़ की चोटी पर यह आयोजन करने का क्या उद्देश्य था? इतना ही नहीं, क्या बाबा अर्जुन को कम से कम उसकी हत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? भले ही ऐसा हो, क्या बाबा अर्जुन संयोग से उसे दरवाजों के सामने धक्का मार सकते थे? ठीक है, भले ही यह वास्तव में संयोग हो और बाकी सब के साथ, तो बाबा अर्जुन उसके गुफा से बाहर निकलने का इंतजार क्यों करते? उससे मिलने से पहले उनकी विहान की कहानी पर प्रतिक्रिया से यह भी सिद्ध हो जाता था कि वह पहले से ही सब कुछ जानते थे। इस बिंदु पर विहान के संदेह की लगभग पुष्टि हो गई थी। फिर भी बाबा अर्जुन हर बार विहान के सवालों का जवाब देने से इनकार कर देते थे जब भी उससे आमना सामना किया जाता। तंग आकर विहान ने फैसला किया कि वह अकेले ही प्रशिक्षण करेगा, चाहे बाबा अर्जुन की भागीदारी हो या न हो। विहान ने अपनी आंखें खोलीं। आकाश सफेद होने लगा था। वह असहाय होकर सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि इस बार भी कोई बड़ी छलांग या प्रगति नहीं हुई थी। हालांकि एक ओर से उसे तरोताजा महसूस हो रहा था और कुछ प्रगति हुई थी। तेजी से चलते हुए विहान ने बाथरूम में प्रवेश किया। उसने अपने पसीने को साफ करने के लिए चेहरे पर पानी छिड़का। फिर उसने अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले स्कूल यूनिफॉर्म को पहन लिया। विला में सन्नाटा था। सीढ़ियां देखकर विहान ने अनुमान लगाया कि दोनों लड़कियां अभी भी सो रही होंगी। वह लिविंग रूम में गया, सोफे पर बैठकर 60 इंच के एलईडी टीवी को चालू किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वॉल्यूम म्यूट हो। वास्तव में बड़े टीवी अलग होते हैं। विहान ने सोफे पर आराम से लेटते हुए सोचा। आखिरकार यह उसका ऐसा टीवी देखने का पहला अनुभव था, क्योंकि उसके घर पर केवल उसका लैपटॉप और 25 इंच का सीआरटी टीवी था। अच्छू! विहान ने छींक मारी, यह सोचकर कि उसके जैसे शरीर को भी सर्दी पकड़ सकता है। उसने अपना सारा जीवन दक्षिण में बिताया था। शायद उत्तर में तापमान के अंतर के कारण एक रात में अनुकूल होना उसके लिए कठिन था। विहान ने पास में पड़ी कुछ टिश्यू से अपनी नाक पोंछी और उन्हें फेंक दिया। इस सुबह इतनी जल्दी ज्यादा चैनल नहीं थे। सभी पर पृथ्वी की छवि थी और बस इतना ही। शिट! शायद रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। विहान ने गाली दी। रुको, क्या उसने अभी ही टीवी रिमोट से ही तो चालू किया था? विहान ने टीवी की ओर देखा, ये महसूस करते हुए कि यह एक सैटेलाइट चैनल था। अगर वह सामान्य चैनल चाहता, तो उसे अलग रिमोट लेना पड़ता। वह पहाड़ पर पला बढ़ा था, पर उसके पास कम से कम एक लैपटॉप था। वह शहरों की तकनीक से अनजान नहीं था। कुछ देर देखने के बाद विहान को सही रिमोट मिल गया। धत्तेरे की इतने सारे चैनल! विहान ने दर्जनों चैनलों के माध्यम से स्वाइप किया, पर कोई भी चैनल संतोषजनक न मिला। तभी अचानक एक सूचना पॉपअप हुई। यह चैनल वयस्कों के लिए है। पैरेंटल लॉक सक्रिय है। पासवर्ड आवश्यक है। डिफॉल्ट 00000000। सच में इन लड़कियों के टीवी पर वयस्क चैनल होता है? उसने सुना था कि ऐसे बड़े टीवी पर वयस्क शो होते हैं, पर विहान को खुद कभी इसका अनुभव नहीं हुआ था। गांव के मुखिया के पास सैटेलाइट टीवी था, लेकिन उपलब्ध चैनल केवल मुफ्त वाले थे। उसके पास सब्सक्रिप्शन आधारित वयस्क चैनल होने का कोई तरीका नहीं था। विहान के मन में जिज्ञासा की खिंचाव हुआ और उसने सोचा कि क्या पासवर्ड चेयरमैन या मिस ने लगाया है, या क्या यह जानवी हो सकती है। आखिरकार वह लड़की कामेच्छुक लगती थी और काफी आगे बढ़ी हुई भी थी। विहान ने वासनापूर्ण विचार किया। उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू किया। 123456। पासवर्ड गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें। 888888 टाइप किया। पासवर्ड गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें। विहान ने सिर झुकाकर 000000 टाइप किया। कोई सूचना नहीं आई और स्क्रीन जमसा सी गई। वह अब भी बटन दबाने वाला था कि एक छवि स्क्रीन पर झपकी। एपिसोड्स 16 विहान ने उसे पहचाना। वह एक प्रसिद्ध पोर्न अभिनेत्री थी। हालांकि उसका नाम विहान को पूरी तरह याद नहीं था। फर्क नहीं पड़ता था।
उस महिला का आकर्षक शरीर और कामेच्छुक व्यक्तित्व ने हमेशा विहान पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब भी वह उसे देखता, विहान खुद को माथे पर थप्पड़ मारने जैसा महसूस कर रहा था। पासवर्ड तो टीवी पर ही लटका हुआ था, हमेशा से। यह विहान का पहला अनुभव था कि वह बड़े एचडी स्क्रीन पर पोर्न देखे। अब तक वह केवल अपने 10 इंच के लैपटॉप पर काम करता था, लेकिन वहां का अनुभव कभी भी आरामदायक नहीं था, क्योंकि उसे बाबा अर्जुन की नजरों से सावधान रहना पड़ता था। साथ ही तस्वीरें भी बहुत स्पष्ट नहीं थीं। उसका रक्त तेजी से धड़कने लगा और विहान खुद को स्क्रीन के सामने जाने से रोकना पड़ा। हाँ, आज मैं बहुत थकी हुई हूं, चंद्रिका बहन ने मुझे सारी रात जगाए रखा। अब मैं कैसे सोऊंगी? दूसरी मंजिल से जानवी की आवाज आई, जबकि वह सीढ़ियां उतरते हुए दिखी। विहान की सुनने की क्षमता बहुत संवेदनशील थी और उसने आसानी से हर शब्द पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि जानवी उसे लिविंग रूम में पोर्न देखते पकड़े। वह टीवी के बगल में खड़ा था और विहान समझ गया कि वह समय रहते रिमोट तक नहीं पहुंच पाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाकर केवल टीवी स्क्रीन बंद कर दी। फिर वह खिड़की की ओर देखने लगा। ऐसे प्रतीत होता जैसे वह गहराई से सोच में डूबा हुआ हो। विहान ने महसूस किया कि वह खुद को बहुत बदकिस्मत मानता है। पिछली रात के पहले किस के बाद लिविंग रूम में पोर्न देखते पकड़ा जाना तो ऐसी चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। उसे चंद्रिका के अध्ययन सहायक की नौकरी से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस नौकरी का वेतन अब तक की किसी नौकरी से कहीं अधिक था। रोज अच्छा खाना मिलता और रहने की अच्छी व्यवस्था भी थी। यह ऐसी नौकरी थी जिसे वह खोना नहीं चाहता था। सबसे अहम बात यह थी कि उसे नौकरी से निकालने का फैसला मिस की तरफ से होना चाहिए था, न कि उसे खुद इस्तीफा देना पड़ता। अगर बाबा अर्जुन को पता चला तो वह अपनी जिंदगी शर्म के साये में जीता। विहान ने आह भरते हुए खुद पर गुस्सा किया। आखिरकार पासवर्ड आजमाने का कारण क्या था? वह सोचता था कि शायद चंद्रिका भी जिम्मेदार थी। क्या उसने पासवर्ड नहीं बदल दिया होता? आह! जानवी उस ही पल कूद पड़ी जब उसने खिड़की के पास एक आदमी को खड़ा देखा। उसने ऊपर सो रही चंद्रिका को याद किया और तुरंत उसकी हथेली अपने होंठ पर मार दी। वह उसे नहीं जगाना चाहती थी। इतनी सुबह तुम यहां खड़े क्यों हो? जानवी ने महसूस किया कि यह विहान ही है, वही व्यक्ति जो कल रात चंद्रिका के रोने शोने का कारण बना था। मैं सो नहीं पाया, इसलिए। विहान का चेहरा झिझक और अपराध बोध का मिश्रण था। हूं। जानवी को विहान के चेहरे पर अपराध बोध दिख नहीं रहा था। उसने कहा, अगली बार अपने कमरे में ही रहना। तुमने मुझे लगभग हार्ट अटैक दे ही दिया था। यहां तो हम दो ही लोग हैं, इसीलिए तुम्हारा हमारे साथ होना अभी तक हमें अजीब लग रहा है। ठीक है। विहान ने ठान लिया कि अब कभी लिविंग रूम में पोर्न नहीं देखेगा। यह सब बर्दाश्त के काबिल नहीं था। ये जानवी वाकई में अनिश्चित थी और इसी कारण से वह लगभग पकड़े जाने वाला था। जानवी सुस्त अंदाज में सोफे पर बैठ गई, अपनी पतली टांगें क्रॉस करते हुए। विहान ने अपना सिर घुमा लिया। उसे और किसी उत्तेजना की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही पोर्न देखकर काफी उत्तेजित हो चुका था और नहीं चाहता था कि जानवी उसे वैसे ही देख ले। शील भाई, विहान, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? जानवी ने सुस्त अंदाज में आदेश दिया। मैं? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? विहान ने इस आदेश की उम्मीद नहीं की। क्यों उसे सेवा करनी पड़े? अध्ययन सहायक की नौकरी का क्या हुआ? हाँ, तुम जल्दी करो, मैं यहां बहुत भूखी है। जानवी ने अधीरता से विहान की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। विहान ने पूरी परिस्थिति पर निराशा महसूस की। जानवी को उसे ऐसा आदेश देने का क्या अधिकार है? अगर उसे सही याद हो तो उसे चंद्रिका की सुननी चाहिए थी, अगर किसी की सुननी हो। मिस्टर शुक्ला, मैं मिस नायडू का अध्ययन सहायक के रूप में यहां हूं। मैं कोई नैनी नहीं हूं। क्या इसमें कोई फर्क है? इस संदर्भ में अध्ययन सहायक वही है जैसे पुराने जमाने में घर का नौकर। एक मिस के आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। जानवी ने विहान पर ऐसी तीखी नजर डाली जैसे उसके शब्द सच्चाई हों। मैं तो मिस चंद्रिका का अध्ययन सहायक हूं। विहान दूसरों के लिए खाना बनाने का आदी था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में
उसकी अपनी एक सीमा थी। वह सिर्फ इसलिए जानवी के हर आदेश को मानने वाला नहीं था, क्योंकि वह कामेच्छुक और नटखट थी। अगर चंद्रिका उसे जानवी के लिए खाना बनाते हुए देख ले तो क्या होगा? उसे और परेशानी नहीं चाहिए थी। ये तो एक ही बात है। मैं और चंद्रिका बहन सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें वैसे ही मेरी सुननी चाहिए जैसे तुम उसकी सुनते हो। जानवी को विहान के उसके अधिकार के प्रदर्शन से बिल्कुल भी असर नहीं होने पर अचरज हुआ। उस लड़के ने पहले तो अच्छा प्रभाव छोड़ा था, लेकिन अब उसे मानना चाहिए कि उसे सेवा करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, चलो पहले गर्म पानी चला दो। मैं ही कुछ इंस्टेंट नूडल्स बना लेती हूं। ठीक है। पीने का फव्वारा विहान के ठीक बगल में था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर पीछे लगे बटन को दबाया और पानी उबलने लगा। इस बीच जानवी ने रिमोट से टीवी चालू करने का निश्चय किया, जब तक पानी उबल नहीं जाता। हर सुबह प्रसिद्ध सेलिब्रिटी जेनिफर का एमवी ट्रिविया प्रसारित होता था और जानवी हमेशा समय मिलने पर उसे देख लेती थी। रुको! विहान की आंखें घबराहट से फैल गईं, पर अब देर हो चुकी थी। एक झपकी में ही प्रसिद्ध पोर्न स्टार की छवि पूरी तरह से सामने आ गई। फोरप्ले पहले ही समाप्त हो चुका था। क्या? 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 जानवी की आंखें विहान जैसी ही चौड़ी हो गईं। उसने मुंह पर हाथ डालकर उसे तीखी नजर से देखा। उफ! विहान चाहता था कि वह किसी गड्ढे में गायब हो जाए। उसे पोर्न का 1 मिनट भी देखने का अनुभव नहीं हुआ था और अब उस पर पूरी जिम्मेदारी थोप दी गई। यह क्या बकवास है? इस घटना का क्या मतलब था? अगर उसने वास्तव में लिविंग रूम में पोर्न देखा होता, तो कम से कम वो अपनी गलती मान सकता था। ये मैं नहीं था। विहान इस अन्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। विहान, तुम इतनी गंदी चीज कैसे देख सकते हो? जानवी अब सहन नहीं कर पा रही थी। यह विहान तो बहुत अधिक हो गया। तो यही कारण था कि वह इतनी सुबह उठा। वह लिविंग रूम में एचडी पोर्न देखना चाहता था। मैंने कहा था, यह मैं नहीं था। विहान की मासूम आवाज दृढ़ता से इनकार कर रही थी। वह वास्तव में पोर्न देखने के मूड में भी नहीं था। वो बस एक वयस्क चैनल पर अनजाने में पहुंच गया था। अगर यह चैनल वाकई देखने लायक नहीं था, तो इसे हटा क्यों नहीं देते? कोई ऐसा चैनल वहां कैसे रह सकता है? हाँ, ठीक है। तुम नहीं है ना? लगता है कि कल मैंने चंद्रिका बहन के साथ मिलकर यंग लेडीज चैनल देखा था, जब हमने टीवी बंद किया था। जानवी को अब कोई संदेह नहीं था कि दोष विहान का ही था। और जब हम इस चैनल पर पहुंचे थे, तो हमने पासवर्ड लगा दिया था। बिना पासवर्ड के तुम इसमें कैसे पहुंच गए? एपिसोड 17। विहान को नहीं लगा था कि जानवी सब कुछ इतनी स्पष्टता से याद रखेगी। अब इसे और नकारने का कोई मतलब नहीं रहा। उसने सिर झुका दिया। ठीक है, टीवी चालू करने वाला मैं ही था, पर मेरा इरादा ऐसा कुछ भी करने का नहीं था। मैं बस जिज्ञासु था और मैंने पासवर्ड बार डालने की कोशिश की। सच में, जैसे ही मुझे चैनल का विषय समझ में आया, मैंने तुरंत टीवी बंद कर दी। ऐसा है? जानवी ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं किया। बिल्कुल। विहान को उसकी संदेह भरी नजर के नीचे खुद को बहुत अन्यायपूर्ण महसूस हो रहा था। आखिरकार वह कुछ हद तक सच बोल रहा था। हम्म। जानवी ने मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहा। उसने चैनल बदलने के लिए रिमोट उठाया। तभी उसकी नजर कुछ बिखरे हुए टिश्यूओं पर पड़ी। बिल्कुल साफ था। उन टिश्यूओं में एक चिपचिपा तरल पदार्थ सा था। ये क्या है? जानवी का चेहरा हड़कते हुए हरा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। अच्छा, विहान, तुमने क्या नीच काम कर डाला? न केवल तुमने चंद्रिका बहन के लिविंग रूम में पोर्न देखा, बल्कि तुमने... क्या? मैंने क्या किया? विहान को समझ में नहीं आ रहा था कि जानवी इतनी क्यों झंझट में है। उसने उसकी ओर देखा और खुद भी बिखरे हुए टिश्यू देख लिए। भगवान के वास्ते, सच में? पहले तो वह पोर्न देखते हुए पकड़ा जाता है, फिर उसकी नाक का पानी भी जानवी के सामने आ जाता है, और अब जानवी यह भी ना समझे कि यह उस नाक का तरल है। क्या बकवास है! उसे यह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। जानवी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस उत्तर से नीचे आया था, समझती हो ना? मुझे सर्दी लग गई है, और ये टिश्यू वे थे जिनसे मैंने अपनी नाक पोंछी। ले लो, खुद देख लो।
विहान ने बिखरे हुए टिश्यू उठाए और उन्हें जाह्नवी के सामने फैलाने की कोशिश की। इन्हें मुझसे दूर रखो, जाह्नवी चिल्लाई। मैं वो गंदगी नहीं देखना चाहती विहान, तुम कमीने। शर्म से विहान ने टिश्यू नीचे रख दिए। यदि जाह्नवी उस पर विश्वास नहीं करती तो वह उसे जबरदस्ती ये दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। क्या वह उसे उस तरल को देखने पर मजबूर कर देगा जिसे वह स्खलन समझती? चाहे तुम माने या ना मानो, मैंने सच में। तभी जाह्नवी ने उसकी ओर पलटकर कुछ साजिशी अंदाज में कहा, अब मेरा मन बदल गया है। मुझे इंस्टेंट नूडल्स नहीं चाहिए। चलो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। क्या? विहान कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर बोला, क्यों? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चंद्रेश अंकल को बता दूंगी कि तुम लिविंग रूम में टीवी का इस्तेमाल करके खुद को छू रहे थे। जब हम दोनों ने देखा था कि तुम क्या कर रहे थे तो चंद्रिका बहन और मुझे बहुत झटका लगा था। जाह्नवी ने शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। विहान को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर वह मोल भाव या शिकायत करने की स्थिति में नहीं था। अगर बाबा अर्जुन को इसके बारे में पता चला तो विहान की सारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। विहान ने अपने दांत कसे। तुम जीत गई। क्या मैंने? असली विजेता तो तुम हो जो खुले में इस तरह मजे कर रहे हो। जाह्नवी ने बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करने का इरादा किया प्रतीत हो रहा था। विहान ने आखिरकार हार मान ली, पर वह बिना किसी तंज के नहीं जाना चाहता था। पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन हाथों द्वारा बने खाने को खाना चाहती हो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है ना? किताबें कहती हैं कि इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है। ये मेरी त्वचा के लिए अच्छा है। जाह्नवी को ऐसा लगता था कि उसे कोई परवाह नहीं है। विहान शब्दहीन रह गया। यह लड़की, मिस से तो वह केवल उसे नापसंद करती थी, लेकिन जाह्नवी तो एक्टिवली उसके साथ खिलवाड़ करने के तरीके सोच रही थी। फिर भी विहान को कुछ असामान्य सा लग रहा था। जाह्नवी बिल्कुल ही अलग व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रही थी। पहले तो उसने मुझसे टिश्यू दूर करने को कहा था और अब वह प्रोटीन की बात कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? जो भी हो, मुझे तो पता ही नहीं कि रसोई में क्या है, तुम खुद देख लेना। जाह्नवी सोफे पर आरामदायक स्थिति में झुक गई और उसके चिकने पैर उसकी पाजामा से बाहर आ गए। वह उन्हें हिलाते भी नजर आई, जिससे विहान का नरम हिस्सा फिर से सख्त हो गया। ठीक है। वह रसोई की ओर बढ़ते बढ़ते कुछ कदम चलने के बाद जाह्नवी ने उसे रोक लिया। क्या बात है सुरक्षा गुरु, तुम्हारा अंदाज क्या है? जाह्नवी ने विहान के मोड़ते शरीर पर नजर डाली जब वह उसके निचले हिस्से तक पहुंची, और तुरंत समझ गई कि वह क्या कर रहा है। शर्माते हुए उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। घिनौना। विहान अब स्पष्टीकरण देने से तंग आ चुका था, क्योंकि उसे पहले ही पकड़ लिया जा चुका था। उसने तय किया कि वह जल्दी से रसोई में चला जाएगा। जैसे ही विहान उसकी नजरों से ओझल हो गए, आह! जाह्नवी के होठों पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। क्या तुम मुझे कोई बच्ची समझते हो? मुझे तो पता है कि तुमने उन टिश्यू से अपनी नाक पोंछी थी। ये तो हम जीव विज्ञान में सीखते हैं। ये जाह्नवी भी समझ गई थी कि वह तरल दूध जैसा सफेद होना चाहिए, और उस अद्वितीय गंध को पकड़ने के लिए इतना पास रहना भी जरूरी नहीं था। उसे पता नहीं था कि इसकी गंध कैसी होनी चाहिए, पर टिश्यू उसके बिल्कुल पास थे। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो ये वो चीज कैसे हो सकती थी? इसके अलावा इंटरनेट ने बतलाया था कि लड़कों का अंग उस चीज के बाद नरम पड़ जाता है। विहान के बर्ताव को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने खुद को राहत दी हो। जाह्नवी बेशक विहान से यह बात कभी नहीं कहने वाली थी। इन सब के साथ उसके पास विहान पर हुकूमत करने का पूरा अधिकार था। वह उसे अपनी मर्जी के अनुसार हर काम करवाने वाली थी। इससे उसे यह सीखना पड़ेगा कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जाह्नवी गर्व से मुस्कुराई। उसे एक मुफ्त नौकर मिल गया था। कुछ देर बाद रसोई से एक मनमोहक खुशबू आई, जिससे वह और भी प्रसन्न हो गई। एपिसोड 18। विहान रसोई देखकर चकित हो गया कि रसोई कितनी शानदार तरीके से सुसज्जित थी। यह उसके घर के उस बड़े भट्टे कॉलड्रन से कहीं अधिक आधुनिक और उन्नत थी। यहां तक कि एक प्यारा सा एप्रन भी था जिस पर शिशुओं के चेहरे बने हुए थे। यह एप्रन बिल्कुल नया लग रहा था, और ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों लड़कियां इसे कभी इस्तेमाल नहीं करती।
क्योंकि वे केवल खुले हाथों से खाना पाने की प्रतीक्षा करती थीं। एप्रन पहनते ही विहान ने बिना समय गंवाए सामग्री खोजनी शुरू कर दी। यहाँ टमाटर, पालक, सेलरी और अन्य तरह की सब्जियां थीं। साथ में अंडे भी थे। हालांकि यहाँ मात्रा से ज्यादा विविधता पर जोर था। संभवतया यह बलराज अंकल द्वारा एक सुरक्षा उपाय के रूप में रखा गया था, ताकि यदि चंद्रिका कुछ पकाना चाहे तो वह तैयार रहे। मिस के खाना बनाने या न बनाने का मामला विहान का नहीं था, पर उसे यह बात पसंद आई कि बलराज, जो कि चंद्रेश नायडू की बेटी के मामले में बेहद विचारशील था, उसका सबसे विश्वसनीय आदमी माना जाता था। मुख्य सामग्री के लिए विहान ने नूडल्स और चावल के विकल्प में से कुछ आटा चुना। उसने यंगचुन नूडल्स बनाने शुरू कर दिए, यह ध्यान रखते हुए कि अपनी भी एक छोटी सी बाउल तैयार कर ले। विहान को खाना बनाने का खूब अनुभव था। वह 6 साल की उम्र से अपने घर में बाबा अर्जुन के लिए भोजन बनाता आ रहा था, और यह उसका एक अभ्यस्त रिवाज बन चुका था। बहुत ही कम समय में विहान ने काटने के बोर्ड पर पतली रेशमी नूडल्स की पंक्तियां बिछा दी। इतनी भीड़-भाड़ वाली रसोई में नूडल्स तैयार होते ही विहान ने शोरबा बनाना शुरू कर दिया। आमतौर पर शोरबा इतनी बड़े पतीले में नहीं बनता था, जो कई दिनों तक चले। यह तो होटल में किया जाता है। अलमारी में रखी पहली अच्छी क्वालिटी और कंसंट्रेटेड शोरबा को उठाते हुए विहान ने उसे निकाला। उसकी खुशबू रसोई में फैल गई, जो यह संकेत दे रही थी कि अब इसमें सब्जियां और मसाले डालने का समय है। इसी बीच विहान ने एक और पतीला पानी उबालते हुए नूडल्स डाल दिए। जैसे ही उसने फिर से ढक्कन खोला, नूडल्स पककर तैयार हो गए। एक इशारे में विहान ने नूडल्स को छलनी की तरह निकाल लिया और उसमें शोरबा डालकर 2 परफेक्ट यांगचून नूडल्स की बाउल तैयार कर दी। हालांकि तकनीकी रूप से ये यांगचून नूडल्स नहीं थे, ये उस व्यक्तिगत शैली में बने थे जिन्हें उसके घर के पुराने बाबा अर्जुन बहुत पसंद करते थे। पतीले में अभी भी कुछ नूडल्स बची थीं, जिन्हें विहान ने अपने लिए सुरक्षित रखा था। एक बाउल शायद चंद्रिका के लिए काफी होता। अरे, क्या तुम वहां सब कुछ खत्म कर चुके हो? सुगंध जब तक जानवी के पास पहुंची, तब तक वह पहले से ही चप्पल पहनकर वह सुस्ती से रसोई की ओर चली आई। हाँ, मैं बस तुम्हें बुलाने ही वाला था। विहान ने बात करते हुए अपना एप्रन खोलना शुरू कर दिया। ओह, यह चंद्रिका बहन का एप्रन है। ध्यान रखना कि वह पता ना कर ले कि तुम इसे इस्तेमाल कर रहे हो। जानवी ने विहान के हाथों में एप्रन को देखते हुए कहा। मैं चुप रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरे लिए नाश्ता बना दिया। ए, विहान उस लड़की के अचानक बदले हुए रुख से हैरान रह गया। यह लड़की वाकई में शरारती थी, खासकर जैसे कि उसने कल रात पहले किस के दौरान किया था। अचानक इतनी दयालुता, यह क्या हो गया? पर विहान के लिए इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल चंद्रिका के नाराजगी से बचना था और एक अध्ययन सहायक के रूप में अपना काम निभाना था, जैसा कि उसे बताया गया था। वहीं जानवी दूसरी ओर मुंह सिकोड़कर बैठी थी। उसे यह असहज लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी उसके सामने नूडल्स खा रहा है। फिर भी यह कहना कि उसे जाने दे, यह तो कुछ अजीब सा था। आखिरकार वही तो स्वादिष्ट दिखने वाला खाना बनाने वाला था। इसी सोच के साथ जानवी ने विहान की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया और सबसे पहले नूडल्स से खुद के मुंह को भर लिया। यह अब तक का सबसे बेहतरीन नूडल्स का बाउल था, जो उसने अपने पूरे जीवन में चखा था। आमतौर पर वह केवल इंस्टेंट नूडल्स खाती या स्कूल जाने से पहले दूध पीती थी। यह पहली बार था जब उसने शुद्ध हाथ से बने नूडल्स खाए। स्पष्ट रूप से जानवी विहान को यह बताने से बचेंगी कि नूडल्स कितने अच्छे थे, ताकि वह अपनी जगह न भूलने लगे। उसने विहान की नजरों को नजरअंदाज कर अपने बाउल को खाली करते हुए अपनी प्रशंसा अंदर ही अंदर रख ली। विहान को जानवी द्वारा अनदेखा कर दिया जाना बेहद सुखद लग रहा था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह उसके लिए और परेशानी खड़ी करे। अपना बाउल खत्म करने के बाद विहान फिर से पतीले की ओर बढ़ा। वह अभी अपने बाउल में और नूडल्स भरने वाला था कि उसे याद आया कि जानवी उसके पीछे बैठी है। और चाहिए क्या? नहीं, जानवी ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे एक गिलास पानी ला दो। तुम्हारे ए ठीक पीछे ड्रिंक्स है, खुद ही ले लो।
विहान ने पहले ही जानवी के पीछे लगे फ्रिज की ओर इशारा करते हुए अपना बाउल फिर से भरना शुरू कर दिया। वैसे सुबह जूस पीना ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है ना? पानी तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। और अरे, तुम तो बड़े बातूनी हो। क्या तुम जा रहे हो या नहीं? शायद मुझे चंद्रेश अंकल को बुलाना पड़े। जानवी ने अधीरता से कहा। ठीक है, ठीक है। सिर हिलाते हुए विहान पानी के फव्वारे की ओर चला गया। हाँ, बेवकूफ अलार्म। बहुत थकी हुई चंद्रिका सीढ़ियां नीचे उतरते हुए नीचे आ रही थी। वह पिछली रात अच्छी नींद नहीं ले पाई थी। उसने आधी रात बस रोते शोते और जानवी से शिकायत करते हुए बिताई थी। पर पहले किसकी घटना अब उतनी तकलीफ देह नहीं रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अलार्म बजने से पहले ही सो गई हो। दुर्भाग्य से आज स्कूल का दिन था, वरना वह बिल्कुल भी उठने की जहमत नहीं उठाती। चंद्रिका सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते जानवी के बारे में सोच रही थी। उसे इतनी नींद नहीं लेनी चाहिए थी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे उठ गई? रसोई से आई एक मधुर खुशबू ने चंद्रिका के खाली पेट में गड़गड़ाहट मचा दी। पिछली रात कल की उल्टी से पेट खाली था। जानवी, तुम वहां मेरे बिना क्या खा रही हो? चंद्रिका जल्दी से रसोई में भागी और देखा कि जानवी एक बाउल नूडल्स को बड़े ही मज्जे से खा रही थी। उसे देखकर खुशी हुई कि उसके सामने एक और बाउल है, ताजा और उसके लिए तैयार। हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं भूलोगी, धन्यवाद जानवी। जानवी उस सूप को निगलते हुए पूरी तरह से उसमें डूबी हुई थी जब उसने चंद्रिका की आवाज सुनी। सूप इतना स्वादिष्ट था कि वह बीच में व्यवधान नहीं चाहती थी, पर उसने जल्दी से सूप निगल लिया और जितनी जल्दी हो सके बाउल अपने चेहरे से हटा लिया। चंद्रिका पहले ही विहान की चॉपस्टिक्स से खुद को खाने में लगा चुकी थी। उफ! जानवी ने केवल आह भरी। अब उसके पास और कुछ कहने को नहीं बचा। चलो, क्या वह कम से कम पुष्टि का इंतजार नहीं कर सकती थी? इतनी जल्दी क्या थी? वाह! कितना स्वादिष्ट है। भूख से तड़पते चंद्रिका को योंगचून नूडल्स का बाउल रोक नहीं सकता था। वह बात करते करते भी चॉपस्टिक्स से नूडल्स मुंह में भर रही थी। जानवी, ये कहां से लिए? ओह, मैंने नहीं, शील भाई ने बनाया है। जानवी ने केवल दया भरी नजरों से चंद्रिका की ओर देखा। वह अब चंद्रिका के टूटे हुए आत्मविश्वास पर थप्पड़ मारना नहीं चाहती थी। आह! चंद्रिका ने अचानक चॉपस्टिक्स छोड़ दी और चौंक कर बोली, उसने अपने हाथ से बनाया? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं खा सकती जो उसने बनाया। जानवी चुप रही। क्या फर्क पड़ता है? तुम तो पहले ही इसे खा रही थी। वैसे तुमने कल रात उसकी लार भी चखी थी, तो अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे कुछ बार छक लो और तुम आदत डाल लोगी। चंद्रिका गहराई से सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। तभी उसने अचानक कहा, "प्फ, उस आदमी के लिए मैं खाना क्यों रोकूं? मैं अभी खा रही हूं।" चंद्रिका ने पूरी तरह से समझ लिया कि वह कभी भी खुद को रोक नहीं पाएगी, खासकर जब उसके पास इतने भाप से भरे नूडल्स का बाउल हो। सिर्फ इसलिए कि मैं उसका खाना खा रही हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे माफ कर दूंगी। मैं तो बस कल रात कुछ न खाने से भूखी हूं, और ये नूडल्स वास्तव में औसत से भी कम ही तो हैं, है ना, जानवी? अ, हाँ। जानवी चाहती थी कि वह चंद्रिका की प्रतिक्रिया देखें जब वह विहान की लार से बने नूडल्स का बाउल खा रही हो, पर उसने अपनी सहानुभूति में उसे तकलीफ नहीं दी। गरीब लड़की फिर से ऐसा झेल नहीं सकती थी। एपिसोड 19। यह पानी। विहान गिलास जानवी को देने ही वाला था कि उसने देखा कि चंद्रिका उसकी सीट पर बैठी है और उसके नूडल्स का बाउल खाली कर रही हैं। अरे, चंद्रिका ने कहा था कि ये नूडल्स बहुत अच्छे हैं। जानवी ने गुस्से भरी निगाहों से विहान को यह संकेत दे दिया कि उसे नूडल्स के बारे में कुछ भी बोलना बंद करना चाहिए। ओह! विहान ने सिर हिलाया। वह समझ गया था कि जानवी क्या कहना चाहती है, पर इस हालत में तो उसके पास अपने लिए पर्याप्त नूडल्स नहीं बचेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहां खड़े होने से मैं नहीं खा सकती। चंद्रिका इतनी ध्यानमग्न थी कि वह दोनों के बीच का यह छोटा सा आदान प्रदान भी नहीं सुन पाई। वह अभी भी तैयार नहीं थी कि कोई पुरुष उसे खाते हुए देखे। मिस को नाराज न करना चाहते हुए विहान पलटकर अपने कमरे की ओर चला गया। जानवी थोड़ी अजीब जरूर थी,
पर वह चंद्रिका से बहुत ज्यादा सहज लगती थी। विहान ने सोचा कि अब समय सारिणी पर नजर डाली जाए। उसने अकेले ही सभी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम पूरे कर लिए थे, पर स्कूल का पहला दिन कुछ खास होता है और उसे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नूडल्स कितने अच्छे हैं, क्या और भी हैं? उस समय चंद्रिका ने अपना बाउल पूरी तरह खाली कर दिया था। एक बूंद सूप भी नहीं बची थी। नहीं, अगर तुम्हें इतने पसंद हैं तो शील्ड भाई से कह दो कि तुम्हारे लिए और बनवा दे। जानवी चिंतित लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रिका का वजन क्यों नहीं बढ़ता। वह हमेशा ज्यादा मात्रा में खाती थी, पर उसका शरीर हमेशा उससे पतला ही रहता था। हो सकता है वह मोटी ना हो, पर उसका कद भी चंद्रिका जितना लंबा नहीं था। अतिरिक्त चर्बी कूल्हों और छाती में चली जाती थी, जिससे स्थिति इतनी भी बुरी नहीं लगती। चलो, उसके बारे में बात ना करें। चंद्रिका ने अपनी चॉपस्टिक्स से सूप के दाग चाट लिए, संतुष्ट न होते हुए। उससे कोई फेवर मांगे? बिल्कुल नहीं। जानवी बस चंद्रिका को चॉपस्टिक साफ करते हुए देख रही थी, यह सोचते हुए कि क्या उसकी लार वास्तव में इतनी अच्छी है। चंद्रिका। नूडल्स खत्म करने के बाद दोनों लड़कियां ऊपर गईं, खुद को साफ करके स्कूल के लिए तैयार होने लगी। वहीं विहान डाइनिंग टेबल साफ करने चला गया। उसे पता था कि बलराज के अधीन काम करने वाले क्लीनर्स ऐसे काम संभालते हैं, पर विहान तो पहले से ही इसके आदी था। घर में सफाई का प्रभारी वही रहा करता था। वह बर्तन धो रहा था कि जनरल वू रसोई में घुस आया, और जैसे ही उसने विहान को देखा, उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। विहान कुत्ते के साथ झगड़ा करने का मन नहीं बना रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि कुत्ते ने भी समझ लिया था। कुछ देर गुस्से से देखने के बाद जनरल आगे बढ़ गया। कुत्ते वास्तव में संवेदनशील प्राणी होते हैं। वे हमेशा यह जान लेते हैं कि कब उनके सामने कोई ताकतवर अस्तित्व खड़ा होता है। विहान ने कोई आक्रामक मुद्रा नहीं ली, और कुत्ता भी ऐसी कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था जिसे वह संभाल न सके। जल्दी ही विहान ने सफाई पूरी कर ली। दूसरी ओर लड़कियों ने अपना चेहरा धोया, दांत साफ किए और अपने साधारण कपड़ों को सुंदर और आकर्षक कपड़ों से बदल लिया। स्कूल में एक नियम था कि छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए, पर केवल कुछ ही लोग इसका पालन करते थे। हाई स्कूल के छात्र प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तरह आदेश मानने में उतने इच्छुक नहीं होते। फिर भी कुछ अपवाद थे, और विहान उनमें से एक था। विहान ने खुशी से यूनिफॉर्म के कपड़े पर हाथ फेरा। यह अच्छी गुणवत्ता का था, घर से लाई गई किसी भी चीज से कहीं बेहतर। उसके लिए ये यूनिफॉर्म उसके पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े थे। उसने पहले भी हाई एंड कपड़े पहने थे, पर बाबा अर्जुन हमेशा कहते थे कि वे किराए के होते हैं, जिन्हें मिशन समाप्त होने पर लौटाना पड़ता है। बलराज की कार 7 बजे विला के सामने आ गई, और विहान पीछे से चला गया जब चंद्रिका और जानवी अपने प्यारे बैकपैक लेकर बाहर निकलीं। जैसा कि हमेशा होता था, उसने आगे की सीट ली, जबकि दोनों लड़कियां पीछे बैठ गईं। बलराज ने कार स्टार्ट की और विहान की ओर देखते हुए पूछा, तो तुम्हारी पहली रात कैसी रही? ठीक रही, विहान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मेरे लिए तो नहीं। चंद्रिका ने बलराज के कुछ और कहने का इंतजार न करते हुए अपना फोन निकाल लिया। मैं अभी अपने पापा को कॉल कर रही हूं। चेयरमैन अभी न्यूपोर्ट सिटी के लिए एक विमान में है, एक बैठक के लिए। बलराज ने बीच में कहा। मिस्टर चंद्रेश ने कहा है कि वह कुछ दिनों के लिए तुम्हारी देखभाल विहान से करवाने वाले हैं। वह मेरी देखभाल करेगा? चंद्रिका की आंखें बलराज की बात सुनते ही चौड़ी हो गईं। अंकल बलराज, देखो उसे। आप सोचते हो कि वह मेरी देखभाल कैसे करेगा? मैं तो केवल चेयरमैन के शब्द दोहरा रहा हूं। वह मिस्टर विहान पर बहुत भरोसा करते हैं। असल में बलराज खुद भी यह नहीं समझ पाए थे कि विहान में क्या खास बात है, पर चेयरमैन के सबसे विश्वसनीय आदमी के रूप में उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें बिना झिझक चेयरमैन की इच्छाओं का समर्थन करने पर मजबूर कर दिया था। चंद्रिका ने मुंह फुलाना शुरू कर दिया। चूंकि बलराज के शब्द चेयरमैन के थे, इसलिए उसके पास कुछ और कहने को नहीं बचा। उसके पिता तो विमान में थे। उसने तय कर लिया कि वह इस कमीने को वहीं रहने देगी, कम से कम तब तक जब तक उसके पिता वापस न आ जाए।
वह बस अपनी क्यूटनेस और चालाकी से विहान को निकलवा देगी जब समय आएगा। इस सोच से चंद्रिका ने राहत की गहरी सांस ली। विहान को बहुत समय से स्कूल की जिंदगी का अनुभव लेने की इच्छा थी, पर गांव में केवल कुछ सभ्य लोग ही थे। वहां स्कूल ठीक से नहीं चल पाते थे। बाबा अर्जुन के अलावा एकमात्र साक्षर व्यक्ति उसका दोस्त विजय था, और वह भी आत्मशिक्षित था। विहान को उस व्यक्ति की याद आने लगी। वह इन दिनों क्या कर रहा होगा। कार स्कूल के सामने रुक गई। विहान अभी उतरने वाला ही था कि चंद्रिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। क्या? विहान चौंक कर मिस की ओर मुड़ा। चंद्रिका का उससे बात करना इतनी बार नहीं होता था। पहले कार में ही रहो। जब तक मैं और जानवी दोनों स्कूल भवन में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक खुद अंदर मत आओ। मुझे नहीं चाहिए कि लोग कोई गलत फेमी बना लें। ठीक है। विहान को इस निर्देश में कोई समस्या नजर नहीं आई। आखिरकार वह मिस थीं। हाँ हाँ, मिस को संभालना थोड़ा मुश्किल है मिस्टर विहान। आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बलराज भी इस बात पर असहाय थे कि चीजें कैसी हो गईं। चंद्रिका ने स्पष्ट रूप से विहान के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। कोई बात नहीं, अमीर लोग वैसे ही होते हैं, मुझे लगता है। विहान ने सिर हिलाते हुए कहा। अंकल बलराज, अब और घुमावदार बातें न करें। मुझे लगता है कि मुझे यहां वास्तव में जरूरत नहीं है, और चंद्रिका को तो अध्ययन सहायक की भी जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं कि चेयरमैन ने मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च किया? क्या वह सच में मुझे मिस के लिए मक्खियों को भगाने का ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते? एपिसोड 20। विहान पिछले दिन से ही इस बारे में सोच रहा था। अगर वास्तव में अध्ययन के उद्देश्य से हो तो चेयरमैन द्वारा एक पेशेवर योग्य प्रशिक्षक की नियुक्ति करना ज्यादा तार्किक होता। इसके अलावा चंद्रिका जैसी किसी के लिए अंकों की कोई अहमियत नहीं है, खासकर जब उसके पिता को देखा जाए। कोई भी कॉलेज उसे आवेदन देने पर रिजेक्ट नहीं करेगा। आखिरकार उसके पीछे चंद्रेश नायडू का समर्थन है। तो तुमने नोटिस कर लिया? बलराज आशान्वित नहीं था कि विहान इतनी जल्दी इस बारे में पूछ लेगा। तो क्या यह सच है? विहान जिज्ञासा भरी भौहें चढ़ाते हुए बोला। सच कहूं तो मुझे भी मिस्टर चंद्रेश के इरादों का पूरा अंदाजा नहीं है। नहीं, बलराज ने आह भरते हुए कहा। मैं तो उनका सबसे विश्वसनीय आदमी हूं, पर चेयरमैन कुछ बातें ऐसे रखते हैं जिन्हें वह मुझसे स्पष्ट रूप से नहीं कहते। बलराज ने अपनी बेकार व्याख्या पर केवल आंखें घुमाईं। पर चेयरमैन ने मुझसे यही कहा है, मिस की देखभाल करो और ज्यादा मत सोचो। कोशिश करो कि उसे थोड़ा प्यार दो। उस बच्ची को अब तक बहुत कम प्यार मिला है। विहान बिना कुछ कहे रह गया। इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ है? उसे थोड़ा प्यार देने का? वह उसे कैसे प्यार दे सकता है? विहान वास्तव में चंद्रिका से मिलने से पहले ही अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। चेयरमैन के बोल ऐसे थे मानो वह उसकी शादी की योजना बना रहे हों, मानो उस लड़की में ऐसी कोई कमी हो कि उसे साथी नहीं मिल सके। पर पता चला कि चंद्रिका एक युवा सुंदरता है। उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। समस्या यह थी कि मिस उसे नफरत करती है। वह जल्द ही उसके प्रति आकर्षित होने वाली नहीं। विहान ने जवाब में सिर हिलाया और कार से उतर गया। बलराज से अब और कुछ कहने को बचा ही नहीं था। क्या तुमने पता लगाया कि वह किसान वाला आदमी कौन है? अरुण का पिछवाड़ा अभी भी विहान की कल की लात से सूझा हुआ था। अरुण पूरी रात अपनी पीठ के बल नहीं सो सका था। किसान की वजह से उसे अपनी पिछली सीट को ऊपर उठाकर सोना पड़ा। नीतीश और मैंने कई जगहों पर देखा, पर उस आदमी को कहीं नहीं पाया। रितेश ने सिर हिलाते हुए कहा। अरुण भाई, शायद उसने अभी तक काम के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। देखो, मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो। मुझे इस आदमी को ढूंढना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस किसान को बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। अरुण का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। हाँ, रितेश ने तुरंत जवाब दिया। विहान का मूड अच्छा था जब वह बैकपैक लगाए हुए स्कूल में प्रवेश करने लगा। यही तो वह स्कूल की जिंदगी थी जिसकी वह तलाश में था। पहली मोहब्बत और पहले किस का वो लीजेंडरी संसार। उसका बैग एक स्ट्रैप वाला स्टैंडर्ड काला बैकपैक था जो स्कूल देता था। ये बहुत आकर्षक नहीं था, जैसे कि चंद्रिका, जानवी और बाकी छात्रों के पास कस्टमाइज्ड बैकपैक्स होते थे।
केवल गरीब छात्र विहान जैसे ही स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे और वही स्कूल द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड बैकपैक का उपयोग करते थे। विहान की नजरें इतनी तेज थीं कि बस उसने स्कूल के गेट से ही अरुण और उसके साथियों को देख लिया था। क्या वह वही आदमी नहीं था जो कल चंद्रिका को परेशान कर रहा था? विहान ने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे कुछ नहीं किया था। वह सीधे उनके सामने से गुजरता हुआ चला गया, मानो वे उसकी परवाह ही न रखते हों। अरुण भाई, क्या तुम्हें वह आदमी कहीं परिचित लगता नहीं? नीतीश ने विहान के पीछे से कहते हुए पूछा। हम यहां कुछ गंभीर बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या परवाह है कि वो परिचित लगता है? अरुण ने अधीर होकर कहा। मुझे लगता है कि वह मुझे भी परिचित लगता है। हम वह कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि रितेश ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। कैसा? अब तुम साफ साफ बता सकते हो। अरुण चिल्लाने ही वाला था। तुम दोनों बेवकूफ लोग क्या कर रहे हो? वैसे वह किसान जैसा लगता है जिसने कल आपको लात मारी थी। नीतीश ने भी चिल्लाते हुए कहा। हाँ वही है, अब मुझे याद आ गया। सच में? अरुण तुरंत क्रोधित हो उठा। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? उसके पीछे चलो। चलो चलते हैं। रितेश और नीतीश ने उत्साहित होकर विहान के साथ उसी दिशा में दौड़ लगाई। वहीं विहान अपनी फाइल लेकर कार्यालय की ओर जा रहा था। चंद्रेश नायडू ने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था, इसलिए उसे केवल रजिस्ट्रेशन करना था। विहान ने कार्यालय के दरवाजों पर दस्तक दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। शायद वह थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। विहान ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि अभी 7:30 बजे हैं। केवल 7:15 हुए हैं। स्कूल शुरू होने से अभी 45 मिनट बाकी थे। उस पर विहान कार्यालय के दरवाजों के सहारे झुककर डीन के आने का इंतजार करने लगा। आ आ आ विहान केका। नो में कई कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आर्ट ऑफ ड्रैगन मास्टरी सीखने के बाद से उसके कान सामान्य से कहीं अधिक संवेदनशील हो गए थे। यह सर्वश्रेष्ठ नहीं था, पर वह ऐसी कई बातें पकड़ सकता था जो आम कान नहीं पकड़ पाते। विहान ने भौहें चढ़ाईं। ये कराहने की आवाजें कार्यालय के अंदर से आ रही थीं। क्या वह कमरा खाली नहीं था? विहान अचानक मुस्कुराया, मानो उसे कोई बात समझ में आ गई हो। 45 मिनट बाद दरवाजे खुल गए। 30 के दशक की एक आकर्षक महिला सावधानी से कार्यालय से अपना सिर झांकते हुए बाहर आई। जैसे ही उसने विहान को दरवाजे के सहारे झुका देखा, वह चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? विहान हंसना चाहता था। अगर तुम किसी अफेयर में हो तो ठीक है, पर क्या तुम इसे इतना स्पष्ट नहीं बना रही? मैं डीन के लिए आया हूं, विहान ने शांत स्वर में कहा। वह उसकी पहचान बेनकाब नहीं करना चाहता था। ओ, डीन अंदर ही हैं। महिला ने विहान की शांतता के अनुरूप बोलते हुए कहा। तुम अंदर आ सकते हो। विहान ने सिर हिलाया और कमरे में प्रवेश किया। वहां एक मध्यम आयु का पुरुष अपने कार्यालय की मेज पर बैठा था। उसका सिर धीरे धीरे गंजा हो रहा था और उसका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई अनुभवी विद्वान। विहान को यह देखकर केवल मनोरंजन हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? आलोक शर्मा अचानक चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रेमिका के कमरे से निकलते ही कोई छात्र उसे खोज निकालेगा। मैं विहान हूं, रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं। विहान ने अपनी फाइल निकालकर डीन की मेज पर रख दी। ओ, मुझे पता है। विहान है ना? आलोक शर्मा ने नाम सुनते ही सिर हिलाया। यह वह छात्र था जिसे चेयरमैन ने खुद भेजा था। वह उसे कैसे भूल सकता था? उसने फाइल उठाई और अपने कंप्यूटर की ओर मुड़ गया। कुछ ही देर में उसने सभी तैयारियां पूरी कर लीं। उसने मुहर लगाकर रजिस्ट्रेशन पूरा किया और खड़ा होकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी कक्षा तक ले चलूंगा। इस परेशानी के लिए धन्यवाद मिस्टर शर्मा, विहान ने शालीनता से कहा। उसे यह समझ थी कि डीन का स्कूल में कितना प्रभाव है। अगर वह इस व्यक्ति की नाराजगी में पड़ गया तो यहां आरामदायक जिंदगी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। आलोक शर्मा ने भी किसी प्रकार का दिखावा किए बिना व्यवहार किया, क्योंकि यह छात्र वह था जिसे चेयरमैन ने भेजा था। वे एक साथ कार्यालय से बाहर निकलते हुए आलोक शर्मा ने विहान का थोड़ा परीक्षण करते हुए पूछा,
तुम अभी अभी आए हो? मैं तो कुछ देर से यहां ने हूं। विहान ने बिना झूठ बोले जवाब दिया। आसपास सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे और वह नहीं चाहता था कि डीन बाद में टेप्स चेक करके कोई अनावश्यक परेशानी पैदा करे। तो तुम आलोक शर्मा थोड़ी झिझक में आकर सोच रहा था कि अब कैसे विषय पर आए। अब तो किसी ने उसे उस औरत के साथ कुछ करने का इल्जाम लगा ही दिया था। चिंता मत करो मिस्टर शर्मा, मैंने कुछ नहीं देखा, विहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा।